नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक को हम समझेंगे जानेंगे तभी हम थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में हम जान पाएंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में कवर करेंगे। उससे पहले मैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कवर करना है। तो आज इस लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में इंट्रोडक्शन क्या होगा। फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म्स पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ही होता है। देन वी विल सी एंथैल्पी, एंथैल्पी इज ऑल्सो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, देन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होता है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट इट्स वैल्यू शुड बी फॉर एनी प्रोसेस टू टेक प्लेस। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लेक्चर्स दैट वी विल सी इन द कमिंग टाइम। ठीक है, तो फिर हम फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो जानेंगे। जैसे गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो होते हैं वो फ्री एनर्जी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्यों उनको बोलते हैं वो हम देखेंगे, है ना। फिर हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से फ्री एनर्जी को समझेंगे। ठीक है, समझ में आया। देन वी विल कंक्लूड अवर लेक्चर। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। तो ये चीज़ें हमें कवर करनी है। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू ग्लैंस दे दिया है आज के लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आपको बुक्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप बंसल एंड घोष की बुक होती है और दिस इज वो काफ़ी अच्छी है, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो बेसिक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हम कहें या हम बात करें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं, तो वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किसके बारे में बताते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बताते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी हुआ, प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आया। तो इन वेरिएबल की मदद से हम सिस्टम की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन होता है ना, ठीक है ना, उसके लिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए, सिस्टम की एनर्जी यदि हमें पता करनी है। ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इन वेरिएबल्स की मदद से ही हम एनर्जी पता कर सकते हैं। तो जो एंट्रोपी और वॉल्यूम होता है, ठीक है, समझ में आए, तो एंट्रोपी एंड वॉल्यूम गिव्स अस एनर्जी। सो दीज कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी फंक्शन। समझ में आए, तो क्या बोलते हैं, एनर्जी फंक्शन, या इनका दूसरा नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ये हम आगे कवर करेंगे, मैं तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसी तरीके से यदि मैं एंथैल्पी की बात करूँ तो एंथैल्पी जो फंक्शन होता है वो एंट्रोपी और प्रेशर का फंक्शन होता है। समझ में आया। तो यदि हम इन दोनों वेरिएबल्स की मदद से सिस्टम की एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, द एनर्जी डेट वी विल गेट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम की मदद से सम पोर्शन ऑफ द एनर्जी हमें पता करनी है सिस्टम की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। समझ में आए। और यदि टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से एनर्जी हम पता करते हैं, सो दीज आर जस्ट कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। सो द एनर्जी दैट दीज वेरिएबल्स विल गिव, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा ना, तो उस सिस्टम की एनर्जी यदि दो वेरिएबल्स देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और गिब्स एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। समझ में आए। और इन पूरे सभी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस वी कैन गेट द एनर्जी। अब मुझे सपोज पता करना है एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना, एंड एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी, वो हम पता कर सकते हैं। तो अंडर फिक्स्ड कंडीशंस वी कैन कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। समझ में आया। ठीक है, तो फ्री एनर्जी इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एनर्जी तो है ये, तो एनर्जी क्या होता है, दे रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। भाई जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी हमने क्या निकाली है, एनर्जी अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना। व्हेन एंट्रोपी वेरिएबल इज देयर वी विल गेट इंटरनल एनर्जी, व्हेन एंट्रोपी एंड प्रेशर विल बी देयर वी विल गेट एंथैल्पी। समझ में, व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी देयर वी विल गेट हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी देयर वी विल गेट गिब्स एनर्जी। तो एनर्जी तो एक ही फॉर्म की है। समझ में आए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम जनरली किसकी बात करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करते हैं। समझ में आए। तो सम पोर्शन ऑफ डेट एनर्जी, है ना, तो वो सम पोर्शन वी गेट सम पोर्शन ऑफ एनर्जी। हम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर क्या एनर्जी होगी, तो हमने उसका अलग से नाम दे दिया, एट व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी देयर, तो दीज कोऑर्डिनेट्स विल डिटरमाइन एनर्जी, तो दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। तो जैसे मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या डील करें, जनरली पोटेंशियल एनर्जी को डील करते हैं। दैट्स वाई ऑल दीज इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, गिब्स एनर्जी, दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। इसलिए इनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं।
फ्री एनर्जी जनरली इन दोनों को कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस कवर करेंगे, मैंने ग्लैंस में आपको बताया था, हम फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे इनका, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये हमने ऑलरेडी इनको हम डेराइव कर चुके हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, समझ में आया। फ्री एनर्जी को हम क्या होता है उसको हम बताएंगे, डेराइव भी करेंगे। तो यू माइनस के टी एस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गिब्स एनर्जी क्या होता है हमारे पास, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी प्लस के पीवी, समझ में आया। बस ये इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ठीक है, तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, जो ईच थर्मोडायनेमिक फ्री एनर्जी है या ईच थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है ना, दे आर एसोसिएटेड विद नेचुरल पेयर ऑफ वेरिएबल्स, जिनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तो एंट्रोपी जो वो इंटरनल एनर्जी होता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो ये आया कैसे पता चला है कि भाई इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ये हम सारा डिस्कस करेंगे, समझ में, मैं डेराइव भी कराऊंगा। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर, फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। हाउ दे केम, ठीक है ना, वी विल डिस्कस, लेट अस सी। देखो डिफरेंशियल्स ऑफ पोटेंशियल फंक्शंस, ये हम बात करें डिफरेंशियल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर, दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द डिफरेंस, ठीक है ना, हम डिफरेंशियल्स मेजर करते हैं, समझ में आया। अब देखो, तो इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं सिस्टम की क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इंक्लूडिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट द सिस्टम हैज एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट द सिस्टम हैज, वही क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ इनके बारे में डिस्कशन हमने किया है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, डेल क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड लॉ से हम जानते हैं क्या, कि जो हमारे पास अंडर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल क्यू क्या होता है हमारे पास, वो सॉरी डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में टी। तो यदि मैं यहाँ से इसको लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डी एस इज इक्वल टू डी प्लस के पी डी वी, है ना, या मैं कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी मुझे चाहिए तो टी डी एस माइनस के पी डी वी, दिस इज व्हाट वी कैन राइट, है ना, समझ में आया। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन, थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, समझ में आया। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इस रिलेशन से अब ध्यान से देखना है आपको, देखो ये क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इंटरनल एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज कौन कौन ला रहा है, व्हेन देयर विल बी चेंज इन एंट्रोपी एंड व्हेन देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम। तो व्हाट डज इट शो, दैट इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। समझ में आ गया कहाँ से आया। तो एंट्रोपी जो है एंड वॉल्यूम जो है आर द नेचुरल वेरिएबल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो इस देखो इस रिलेशन से यही पता चला, जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना, उसमें चेंज आएगा ड्यू टू एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डिफरेंशियल लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, ये पूरा परफेक्ट है, इम्परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो डी एस और डी वी, तो ये एंट्रोपी एंड वॉल्यूम ही हमें बताएंगे, है ना। तो एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी गिवन बाय सम चेंज इन एंट्रोपी एंड सम चेंज इन वॉल्यूम। सो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, दैट्स व्हाई वी सेड एंट्रोपी एंड वॉल्यूम विल बी द इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो तो ये हो गया। तो देखो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जानते हैं डी यू इज इक्वल टू, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, व्हेन सम चेंज इन एंट्रोपी इज देयर, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, समझ में आया, प्लस change in internal energy now with respect to volume now when entropy is constant. So this is what we can write. समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो आप यदि इन दोनों को ना कंपैरिजन करो, देखो एक इसको कंपैरिजन कर लो और इसको कंपैरिजन कर लो, यही तो चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे भी। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो देखो टेम्परेचर तो ये हो गया, है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये टी डी एस है और ये माइनस के पी डी वी, यही तो है। समझ में आया मैंने क्या कहा, कंपेरिजन से तो हमें पता चला। तो डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्परेचर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो यदि हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की या कांस्टेंट, तो देखो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी, तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो टी डी एस, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में ही तो हम क्या लिखते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में ही डेल क्यू आर इज इक्वल टू हम टी डी एस लिख सकते हैं ना। दिस इज, जानते हैं मैंने जब एंट्रोपी आपको पढ़ाया था, रिवर्सिबल प्रोसेस में ही ऐसा लिख सकते हैं, रिवर्सिबल में नहीं लिख सकते। तो यही तो हो गया हमारे पास, ठीक है ना,
समझ में आया। और यहाँ हम कह सकते हैं इसको CV इज इक्वल टू DT भी लिख सकता हूँ, फिर CV क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मुझे चेंज निकालना हो तो DU मेरे पास ये है ना, तो मैं इंटीग्रेशन यदि कर दूंगा T1 टेम्परेचर पर, ये T2 CV DT, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली क्या है, चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट वॉल्यूम। और डेल क्यू हमने देखा, डेल क्यू तो DU के इक्वल है, तो देखो DU बटे DT, समझ में आया। और डेल क्यू हमारे पास हम TDS भी लिख सकते हैं, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर सिस्टम मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हमने किया। ठीक है, अब देखो, अब हमें यदि प्रेशर पर पता करना हो, है ना भाई, एनर्जी फंक्शन देखो, हमने अभी क्या देखा, एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, हमने यही तो देखा। अब हमें यदि प्रेशर की बात करनी हो कि एनर्जी जो है प्रेशर पर कैसा कंडीशन होगा, है ना, तो यहाँ मान लो कुछ फंक्शन होगा x, है ना, एंट्रोपी हमने रखा सेम, पर यहाँ पे मुझे पता करना है प्रेशर पर क्या वैल्यू, मतलब ये जो एनर्जी तब क्या होगी, समझ में आया। तो देखो, टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एनी एनर्जी फंक्शन अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, अभी तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही तो किया है, अभी यदि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर करना हो, क्योंकि बहुत से एटमॉस्फेयर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जनरली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर होते हैं, या मैं कहूँ कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। अब आप सपोज लैब में ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप देखो, या आपका देखो ना, जैसे सपोज ये फ्लास्क हो गया, है ना, समझ में आया। ठीक है, तो लैब में रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है, लैब में, तो इट इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आया। तो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंडर कांस्टेंट प्रेशर हो गया ना, और तो कोई हम प्रेशर इस पर लगा नहीं रहे, इट इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यानी कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन आ गई। तो जनरली मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रेशर प्रोसेस जो होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, तो उस केस में एनर्जी फंक्शन क्या होगा, समझ में आया। तो एक्सपेरिमेंटली हम सिंपलर जो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, तो हम जानते हैं एक नया थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल निकल कर आता है, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आया, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। अब देखो एंथैल्पी क्या होता है। अब देखो एंथैल्पी की जो ये वैल्यू है ना, H इज इक्वल टू U प्लस P, है ना, ये मैंने ऑलरेडी डेराइव कराई हुई है आपको, ये कैसे आती है, घबराने वाली बातें मैं यहाँ पे भी अलग से बता भी सकता हूँ आपको। ठीक है ना, हम डिस्कस करेंगे। अब देखो एंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट कितना है सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर पर, समझ में आया। अभी जैसे मैंने बताया, हमने अभी वॉल्यूम पर डिस्कस किया, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ना जो हीट कंटेंट होता है, टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, उसको हम क्या बोलते हैं, नाम क्या देते हैं हम, एंथैल्पी, समझ में आया। अब कैसे पता चला, ये कैसे निकल कर आया देखते हैं। तो इट इज़ गिवन बाय H इज इक्वल टू U प्लस के PV। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब हम इसको और कैसे मतलब कर सकते हैं, तो देखो मैं अभी आपको आया कैसे वो भी डिस्कस करूँगा। देखो पहले लेट अस सी, H इज इक्वल टू PV इज देयर। अब मैं यदि चेंज निकालना चाहूँ तो क्या होगा, DU इज इक्वल टू, है ना, PdV प्लस ना वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट DP, समझ में आ गया। अब क्या होगा, देखो तो जो DU है मेरे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं, हमने अभी TDS माइनस के PdV, समझ में आया। और ये मेरे पास PdV प्लस के VdP, ये आ गया, ये इससे कट गया, तो मेरे पास DH आया कितना, तो DH इज इक्वल टू TDS प्लस VdP, ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट है। नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, चेंज इन एंथैल्पी, है ना, तो इट इज सम फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ, ये एनर्जी फंक्शन है, तो एंट्रोपी में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज होगा, तब हमें एंथैल्पी पता चलेगी। यानी जो नेचुरल वेरिएबल्स है ना इस केस में, वो क्या है, एंट्रोपी एंड प्रेशर। तो एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से चेंज से भी पता कर सकता हूँ कि टेम्परेचर क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा, और वेरिएबल्स, अलग वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स टेम्परेचर और वॉल्यूम ही तो बचे, है ना, समझ में आया। तो देखो, क्योंकि एंथैल्पी किस पर डिपेंड कर रहा है, एंट्रोपी पर और प्रेशर पर, और वेरिएबल्स कौन कौन से बचे, टेम्परेचर बता, वॉल्यूम, वो भी यदि पता करने तो हम पता कर सकते हैं। अब यदि आप देखो, यदि मैं यहाँ क्या कर दूँ, एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, है ना, ये जीरो कर दूंगा, तो DH इज इक्वल टू VdP, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, समझ में। अब इसको जीरो करने पर ये तो आएगा, DH इज इक्वल टू VdP, है ना, यानी चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी विल गिव वॉल्यूम, समझ में आया। ऐसी तरीके से टेम्परेचर का निकाल सकता हूँ। तो यदि मुझे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर करना है तो TDS बचेगा, है ना, यानी DH इज इक्वल टू TDS बचेगा। तो मैं यहाँ से टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल H अपॉन में डेल S। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, डेल H इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी अपॉन में वो विद रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी, और ये DS एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस चेंज इन एंथैल्पी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करके भी इसको निकाल सकते थे।
ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो फॉर रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना, तो रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस की यदि मैं बात करूँ तो ये तो गई टर्म, है ना, तो DH TDS के इक्वल आ गया, और रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल क्यू होता है ना, समझ में आई बात। तो मैं अब यहाँ लिख सकता हूँ, तो स्पेसिफिक हीट जो होगा इस केस में होना तो भाई ये चाहिए डेल क्यू अपॉन में डेल टी, और डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट इज देयर, ठीक है। फॉर फाइनाइट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इफ फाइनाइट चेंज इज टू बी टेकन, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, समझ में आया। तो ये हमने रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रोसेस पर देखा, चेंज इन एंथैल्पी जो होता है इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड। अब देखो ये जो कोई मान लो हमें कुछ टर्म है ना, एंथैल्पी क्या है, इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, समझ में आया ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये क्या कांस्टेंट प्रेशर, तो एंथैल्पी क्या है, इट किसके इक्वल आ गया, हीट के इक्वल आ गया। तो इसीलिए तो डेफिनेशन हमारा क्या था, एंथैल्पी क्या है, टोटल हीट क्या है सिस्टम में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उस वक्त जो टोटल हीट क्या, इट इज एनर्जी, तो उस तक को इसमें एनर्जी को हमने नाम दे दिया कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी, समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो हमने देखा क्या देखा, इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। एंथैल्पी हमने देखा, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर, ठीक है। तो डिपेंड करते हैं दोनों किस पर, एंट्रोपी पर, है ना। तो U एंड H डिपेंड ऑन एंट्रोपी एज ए नेचुरल वेरिएबल, लेकिन एंट्रोपी को ना हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, है ना, और कंट्रोल कर सकते। दिस प्रेजेंट्स प्रैक्टिकल लिमिटेशन। तो एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन आती है भाई, जैसे मेरे को टेम्परेचर मेजर करना हो तो मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकता हूँ, प्रेशर मेजर करना हो तो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकता हूँ, वॉल्यूम मेजर करनी हो किसी इंस्ट्रूमेंट से कर सकता हूँ। एंट्रोपी ऐसे नहीं मेजर कर सकते, समझ में, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एंट्रोपी इनडायरेक्टली मेजर होती है। तो दैट्स वाई वी हैव सम प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। तो अब इसीलिए तो इट इज़ फॉर मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद टेम्परेचर, तो इसलिए टेम्परेचर के साथ हमें काम करना चाहिए, है ना। तो जब हम हमारे पास एंट्रोपी की जगह हम क्या ले लेंगे, टेम्परेचर, तब हमारे पास जो एनर्जी आती है ना उसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, समझ में। और यदि हमारे पास टेम्परेचर ले ले एंट्रोपी की जगह, एट प्रेशर भी ले ले, तो उस केस में हमारे पास एनर्जी आती है गिब्स एनर्जी, समझ में, ठीक है। इट लुक्स द पेन इज़ नॉट वर्किंग टुडे बट यू हैव टू कोऑपरेट, ठीक है ना, अबिट। तो ये उस केस में हमारे पास गिब्स एनर्जी होती है। तो इसी यही मोटिवेशन था कि दो एडिशनल थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को जोड़ा गया, एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी, ठीक है ना, जो एंट्रोपी को रिप्लेस कर देते हैं टेम्परेचर एज अ नेचुरल बाय टेम्परेचर एज अ नेचुरल वेरिएबल, ठीक है, समझ में। अब देखो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है, तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है F इज इक्वल टू यू माइनस के टी एस, ठीक है। तो इसको हम डेराइव भी करेंगे, ठीक है ना, समझ में। अब तो देखो U का इंटरनल एनर्जी, T टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है, तो इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, समझ में। कोई एनर्जी क्या अवेलेबल है वर्क के लिए, इसीलिए फ्री एनर्जी कहा गया, समझ में, नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज सम थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज देयर, है ना। तो हमने देखा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या हम कहें व्हेन वी यूज दीज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यूजिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना, temperature and volume, there is some energy associated with the system. These thermodynamic variables, temperature and volume, they have some energy associated with the system, and that energy is available. If that energy is available to do work, that's why it is called free energy. वो energy क्या available है काम करने के लिए, ठीक है ना, इसलिए उसको free energy नाम दे दिया गया, ठीक है ना, at constant temperature and pressure. तो let us see, ठीक है। अब देखो हमें डिफरेंशियल निकालना है DF का, तो सिंपली दो तरीके हैं, क्या देखो, एक तो हम करेंगे DF, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी, फिर ना अब एंट्रोपी कांस्टेंट रखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। एक तो देखो ये तरीका है, फिर मैं यहाँ किसकी वैल्यू रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ किस चीज़ की, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो हम जानते हैं क्या होता है TDS, ठीक है ना, प्लस के PdV, ठीक है। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन मैं, है ना, जैसे हमने आगे ऊपर किया, आप इस मेथड से ट्राई करना और डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल, किसका डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का निकाल सकते हैं। एक मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच अप्लाई करता हूँ, ये अप्रोच आप जो हमने दो चीज़ें ऊपर की हैं उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो हमें डिफरेंशियल निकालना है एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है। तो हम जानते हैं, देखो सेकेंड लॉ से क्या होता है, देखो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कब टेक प्लेस होगा, ठीक है ना, व्हेन चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस रेशियो डेल क्यू, ठीक है ना, अपॉन में टेम्परेचर, समझ में आई बात, ठीक है।
तो ये है, ध्यान रखना। तो हमने जब एंट्रोपी आपको पढ़ाया था, बताया था, इसको हम प्रोसेस इनइक्वालिटी बोलते हैं। दिस इक्वालिटी हैज़ टू बी फॉलोड, ठीक है ना, इट हैज़ टू बी फॉलोड फॉर एनी नेचुरल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द सिस्टम, दिस हैज़ टू बी फॉलोड। समझ में आया? अब देखो क्या है इक्वालिटी साइन, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये ना इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, वो हम जानते हैं, भली बात है, ठीक है ना। तो डेल एस इज इक्वल टू, यदि मैं क्यू आर लिख दूँ ना, ठीक है ना, अपोन में टी, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। अब देखो फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस के पी डी वी। आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से मैं पता क्या निकाल सकता हूँ, ये देखो टी डी एस इधर चला जाएगा तो बस उठा के सिंपली यहाँ रख दो, तो इनइक्वालिटी फॉर्म में आ गया मेरे पास, ये माइनस के पी डी वी मेरे पास एच डी टी हो गया, ठीक है। ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है एच डी टी। अब देखो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, देखो ये टर्म एच डी टी है, ये टर्म एज इट इज है, देखो एच डी टी ऐड किया और एच डी टी घटा दिया, और ये वाली टर्म भी मैंने क्या किया, एज इट इज। समझ में आया? अब देखो इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, ये तो लिख सकता हूँ डिफरेंशियल ऑफ किसका, टी और एस, है ना। इन दोनों का डिफरेंस करके मेरे पास क्या आएगा, यही तो आएगा, टी एक बार कांस्टेंट ले लेंगे, एंट्रोपी में चेंज, फिर एंट्रोपी में कांस्टेंट ले लेंगे, फिर टी में चेंज, ये आ गया, और ये दोनों टर्म फिर मैंने एज इट इज लिख दी, ये आ गई, ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो तो ये जो है ना, ये मैं इधर ले गया, है ना, तो मेरे पास क्या बचा, डी यू, ठीक है ना, माइनस डी, ठीक है, और ये आ गया टी एस। समझ में आया? तो ये मेरे पास बच गया। अब तो इसको इधर ले जाने पे ये दो टर्म बची, तो ये मेरे पास सिंपली दो टर्म आ गई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये u माइनस टी एस, यही मेरे पास क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है। समझ में आया? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी, है ना, एफ, ठीक है, हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू माइनस के एस डी टी, ठीक है ना, ये ऐसा आएगा माइनस पी डी वी, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास, ये क्या हो गया मेरे पास, सिंपली डी एफ हो गया। तो ये कोई भी प्रोसेस तभी होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इक्वालिटी का साइन है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आ गया। अब हमने क्या देखा, चेंज जो होगा ना, समझ में, किस में चेंज, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज जो होगा वो कब होगा, व्हेन देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर एंड व्हेन देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, दैट्स व्हाई एफ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। समझ में? अब एंट्रोपी यहाँ से गया, हट गया, ठीक है, कोई डाउट है? तो कुछ हम यहाँ पे कंडीशंस निकाल सकते हैं। तो देखो तो ओवरऑल हमारे पास है ना, ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए। अब देखो तो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल के लिए इक्वालिटी आएगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, डी टी जीरो हो जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, डी एफ इज इक्वल टू, ये तो डी टी जीरो हो जाएगा माइनस के पी डी वी, ये आ गया सिंपली, है ना। मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों साइड, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये पी डी वी है क्या, वर्क ही तो है, तो पॉजिटिव चेंज कब आएगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो जो पॉजिटिव चेंज होगा ना एफ में, मीन्स रिवर्सिबल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। समझ में आया? मीन्स रिवर्सिबल वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पर वर्क होगा तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब मैं यदि मेरे पास यहाँ पिस्टन है ना, मैं इस पर वर्क कर दूँ, ठीक है, तो इसका वो ये नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, तो चेंज मैं निकालूंगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया, बाहर नेगेटिव लगाया तो एफ पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? ठीक है ना। तो जब सिस्टम पर वर्क होगा तो फ्री है वो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। यदि सिस्टम वर्क कर रहा है ना, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, ये टर्म नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव चेंज का मतलब हो गया वर्क किसने किया है, सिस्टम ने किया है सराउंडिंग पर। समझ में आया? ठीक है ना। और उस केस में हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ में आया, क्या बोलेंगे उसको, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है। अब यदि दोनों ही हम कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो देखो हमारे पास कंडीशन तो यही है ना, पूरी जनरल कंडीशन तो यही है ना, समझ में आया। तो जनरल कंडीशन देखो ये है, तो क्या होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लो, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, ये टर्म जीरो, तो मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इसमें रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस, किसके लिए, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, तभी प्रोसेस होगा, अन्यथा प्रोसेस नहीं होगा। तो यदि मेरे पास कोई भी है, ये आ जाए, ये कंडीशन बन जाए, ठीक है ना, जीरो, तो क्या प्रोसेस होगा, नहीं होगा। समझ में, हमारे पास क्या ऊपर हमने देखा, जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो इक्वालिटी यहाँ पर मटेरियल इक्विलिब्रियम में, यानी केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम है सिस्टम में, तो उसके लिए इक्वालिटी हो गया। तो क्लोज सिस्टम है कोई भी, है ना, जिसमें पी वी वर्क एंड हेल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब देखो है, हमारे पास हेल्प क्या होगा, जैसे जैसे
फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस चेंज एंड रीच अ मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि डीएलएफ क्या है, इट इज लेस देन जीरो, जीरो से कम है ना, जीरो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, समझ में, जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो जीरो से कम ही है, तो जैसे जैसे वो डिक्रीज करेगा और जीरो पर आएगा तो इट मीन्स वेर इट इज अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम, समझ में। तो जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज द मिनिमाइजेशन, समझ में। भाई देख, फ्री एनर्जी क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इट इज लेस देन जीरो, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो एक तरीके से हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम देखें मैक्सिमम वैल्यू तो जीरो आ रही है, समझ में। तो वो क्या रहा है, सिस्टम की मिनिमाइज हो रहा है ना, समझ में। तो जो कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की वो क्या, मिनिमाइजेशन ऑफ एफ है, समझ में, ये है। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी यदि हम बात करें तो इसी तरीके से हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जी, ठीक है ना, एच माइनस के टी एस। अब देखो ये क्या, एंथैल्पी, एंथैल्पी की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो एंथैल्पी की वैल्यू ये आ गया हमारे पास यू प्लस के पी वी माइनस के टी एस। और यदि मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है तो देखो आप सिंपली डिफरेंशियल निकाल सकते हो डी जी, ठीक है ना। तो हम डिफरेंशियल जब निकालेंगे तो देखो कई कई तरीके हैं, जैसे एक तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों साइड चेंज निकाल दो आप, ठीक है, इज इक्वल टू डी एच, ठीक है ना, सॉरी यार थोड़ा पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है ना। तो हम देखो जब चेंज निकालेंगे ना, डी जी चेंज आ जाएगा, डी एच चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस, फिर हम इसमें चेंज निकालेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी, फिर है ना माइनस, फिर एंट्रोपी को सेम रखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे। तो एक तो वो तरीका है, दूसरा हम तरीका हम एंट्रोपी की मदद से निकालेंगे, इनइक्वालिटी की मदद से, क्योंकि हम इससे कंडीशन पता करेंगे कि जी का वैल्यू कितना होना चाहिए कोई भी प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। अब देखो ये हम जानते हैं सेकेंड फॉर्म होती है क्लोसिस इनइक्वालिटी है ये। अब क्लोज और इक्वालिटी किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, यहाँ पे इक्वल साइन। अब ध्यान से देखो टी इधर चला गया तो ये मेरे पास ये कंडीशन बन जाती है ना, फर्स्ट लॉ हम जानते हैं ये होता है, ठीक है। अब देखो डेल क्यू का वैल्यू जो है ना टी डी एस, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो मेरे पास ये क्या बन गई, इनइक्वालिटी बन गई, डेल क्यू का वैल्यू उठा के रखा है टी डी एस, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी आ गई, अब सिंपली हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है एस डी टी और वी डी पी, समझ में आया। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो हमें सिंपली है ना, हम हर चेंज ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और डी एच लिखेंगे फिर सिंपली, है ना, तो डी जी, है ना, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है ना। तो लेट अस सी मूव फॉरवर्ड, तो हम ये कर सकते हैं। तो देखो एस डी टी को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, देखो ये ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी डी पी को देखो क्या है, अब देखो ये ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, समझ में आया। और हमारे पास ये टी डी एस और माइनस के पी डी वी दोनों टर्म एज इट इज है। अब आपको क्या है, यहाँ से क्या चीज़ देखना है, देखो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, इसको ये लिख सकता हूँ डी टी एस, है ना, वो उधर जाके माइनस चला गया ना, माइनस डिफरेंशियल इन टी एस, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब दूसरा आप देखो ये जो दो टर्म है पी डी वी और वी डी पी उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये देखो इनको ये लिख लिया, और जो बाकी जो चीज़ें थी मेरे पास सिंपली ये बचा, ठीक है। अब डी मैं यदि कॉमन लूँ या कहूँ डिफरेंशियल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू प्लस के पी वी माइनस के टी एस, ठीक है। यू प्लस के पी वी एच होता है, माइनस टी एस हो गया, इट हैज़ टू बी लेस देन माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो हमारे पास सिंपली जो जी एच आया है, ठीक है ना, इट हैज़ टू बी लेस देन क्या होना चाहिए, और इक्वल टू माइनस के एस डी टी, ठीक है ना, समझ में आया, और प्लस वी डी पी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वलिटी का साइन आ जाएगा मेरे पास सिंपली। तो हम यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि जो जी है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, गिब्स एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ में आ गई चीज़। यहाँ पे अब एंट्रोपी नहीं है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करो तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डी इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया, ठीक है। तो जी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल और आइसोबोरिक प्रोसेस के लिए। तो हम एस निकाल सकते हैं, देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तो वी डी पी आ जाएगा, डी पी को मैं ले जा सकता हूँ नीचे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हो गया। इसी तरीके से प्रेशर कांस्टेंट रखूँगा तो एट या टेम्परेचर कांस्टेंट रखूँगा तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। अब देखो हमने यहाँ देखा जनरल फॉर्म की यदि बात करें, इन जनरल यदि बात करें तो यदि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें, रिवर्सिबल नहीं ले रहा, पहले हमने रिवर्सिबल लिया था, तो यही तो आएगा डी जी इक्वल टू और लेस देन जीरो, है ना। तो यही तो है हमारे पास, ये क्या है, जी है, ठीक है ना, इट हैज़ टू बी लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब ठीक है ना, तो इट मीन्स वी है, हाँ, तो देखो ये जनरल हैज़ टू बी रिटन हियर, तो ये हमारे पास सिंपली आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो जो इक्वलिटी साइन है इक्विलिब्रियम के लिए होल्ड करता है ना,
सिंपल है। तो इट मीन्स डी एच इज लेस देन जीरो का मतलब देखो क्या होगा, जो जी का वैल्यू है ना, इट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, है ना, इट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। और मिनिमाइजेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन जो है ना मटेरियल इक्विलिब्रियम की, इट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। समझ में, क्योंकि वो इट इज लेस देन जीरो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट विल बी जीरो। ठीक है, बात करते हैं देखो फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्री एनर्जी। तो देखो फ्री एनर्जी इसको इसलिए बोला क्योंकि देखो फ्री एनर्जी क्या पोर्शन है, वो फर्स्ट लॉ एनर्जी, फर्स्ट लॉ मतलब फर्स्ट लॉ कहने का मतलब क्या है, हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वी जनरली डील विद द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो देयर, इंटरनल एनर्जी यदि बात करें इट इज अ प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बस फॉर द टाइमिंग जस्ट यू हैव टू थिंक दैट फ्री एनर्जी क्या है, इट इज जस्ट द पोर्शन ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना, वेयर चीज अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क, दैट्स इट। फ्री एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी डेट इज अवेलेबल, जो अवेलेबल है इसीलिए इसको फ्री एनर्जी बोला गया, ठीक है, समझ में। अब देखो फ्री एनर्जी हमने दो देखी, एक हमारे पास एफ थी, ठीक है ना, और ये दूसरा क्या हमारे पास जी है, इसको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलते हैं, इसको गिब्स एनर्जी हम बोलते हैं। तो ये कब होती है हमारे पास एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, वर्क मीडिएटेड बाय थर्मल एनर्जी। देखो दोनों में तो टेम्परेचर हमारे पास जनरल, दोनों इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर और ये हमारे पास वॉल्यूम, एंड ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करती है, समझ में। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हाउ मच यूजफुल वर्क इज देयर विच इज अवेलेबल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो कंस्टेंट पर डिपेंड करता है, यानी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो, देखो दोनों तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हम डील करेंगे, लेकिन जब हम वॉल्यूम कहेंगे तो इसका मतलब हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की बात करें, जब हम प्रेशर कहेंगे तो हम गिब्स एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टेंट, जब सिस्टम की हम बात करें तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पर गिब्स एनर्जी हमने भी डील किया और डिस्कस मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग यही है कि इनका कि जो हमारे पास यूजफुल वर्क अवेलेबल है ना, ठीक है ना, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क में, है ना, जो यूजफुल एनर्जी जो हमारे पास है उसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो इट इज़ अवेलेबल, डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, ठीक है, समझ में। तो जो फ्री एनर्जी फंक्शन है इट इज डिटरमाइंड वेदर द सराउंडिंग इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो एग्जांपल हम इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखो, तो इट इज एट हाइट, है ना, इट इज एट हाइट, तो इट हैज सम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। तो यदि मैं यहाँ पे एक पुली लगा दूँ, है ना, क्या लगा दूँ, एक पुली, और उस पुली से इस पत्थर को मैं नीचे लेकर आऊँ और उस पत्थर से यहाँ कोई रस्सी मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, तो वो तो ऊपर चला जाएगा, ये पत्थर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो दिस, है ना, दिस स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने उस पोटेंशियल एनर्जी को, वो क्या उसके पास वो फ्री एनर्जी है, हमने उस फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करके वर्क परफॉर्म कर लिया, समझ में। इट हैज सम एनर्जी, है ना, सम यूजफुल एनर्जी डेट के वी हैव कन्वर्टेड इनटू वर्क, उसी को हमने क्या बोल दिया, फ्री एनर्जी बोल दिया। अब यदि ये ऊपर ना होकर नीचे होता, ग्राउंड पे, है ना, वंस द ऑब्जेक्ट इज ग्राउंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड यूजफुल वर्क रिड्यूसेज। अब इसका कुछ काम ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना, इट मीन्स वी कैन से इट्स का फ्री एनर्जी भी रिड्यूस होगा, है ही नहीं। अब क्या करें, ऊपर था तो मैं ऊपर से में से सपोज पुली की मदद से इस पत्थर को नीचे लेके आता, सपोज कोई यहाँ पे और स्टोन बांधता है, कोई ऑब्जेक्ट था उसको मैं ऊपर ले जा सकता था पुली की मदद से, ठीक है। दूसरा बेस्ट एग्जांपल हम देखो पेट्रोल का ले सकते हैं, जिसके अंदर कुछ क्या फ्री एनर्जी है, जब वो रिलीज होगी, जब हम पेट्रोल को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो दो ऑप्शन हमारे पास है। देखो ये क्या, प्रेशर। अब लैब के अंदर आप इसको पेट्रोल को बर्न करो तो लैब के अंदर प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रहता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है जनरली, समझ में। अब देखो तो कंसीडर बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन ओपन एयर, ओपन एयर का मतलब क्या, कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कंबशन होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं नाम दूंगा गिब्स फ्री एनर्जी, समझ में, क्या नाम दूंगा, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इट विल हैव सम वॉल्यूम ऑल्सो, समझ में, कुछ भी वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमने देखा एट या इसका वो सॉरी हाँ, या कॉन्स्टेंट बर्न कर रहा हूँ तो इट इज़ बर्निंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हमने देखा था ना कि डिपेंडिंग अपॉन द कंस्टेंट वेदर इट इज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट और कॉन्स्टेंट प्रेशर वी विल डिफाइन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यदि मैं इसको क्या करूँ, पेट्रोल को क्या कर दिया, बर्न कर रहा हूँ, लेकिन एक कंटेनर में बर्न कर रहा हूँ, अब वॉल्यूम मैंने कर दी फिक्स, वॉल्यूम क्या कर दी फिक्स, अब प्रेशर तो चेंज होगा, अब कंटेनर के अंदर इट माइट बी सम अदर प्रेशर, है ना। तो पेट्रोल को मैं बर्न कर रहा हूँ फिक्स्ड वॉल्यूम में, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर जो कंबशन होगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसके साथ, उसको मैं क्या बोलूँगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो जो इंटरनल एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, एंथैल्पी है, गिब्स है, ये थर्मोडायनेमिक्स में सेम रोल प्ले करती हैं जो पोटेंशियल एनर्जी रोल प्ले करता है मैकेनिक्स में, समझ में।
तो इसीलिए ना जो दीज 4 फंक्शंस ये गेट मिनिमम वैल्यू इन डिफरेंट प्रोसेस एंड बिहेव्स लाइक अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है ना, समझ में आया? मैकेनिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी का रोल होता है, वो मैकेनिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी का रोल होता है वही रोल यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में कौन प्ले करता है? इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, वो ये रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में? तो गिब्स फ्री एनर्जी गेट्स मिनिमम, ये हम बता ही चुका हूँ मैं आपको कि आइसोथर्मल आइसोबोरिक प्रोसेस पे होता है। एंथैल्पी आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, एसपी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी गेट्स मिनिमम एट आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस यानी टीवी। ठीक है ना, समझ में? तो देखो, अब देखो जब दोनों इक्वल होंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, लेस देन जीरो होंगे तो यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, थिंग्स विल टेक प्लेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विल टेक प्लेस, ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी तब होगा, अपने आप नहीं होगा। ठीक है, समझ में? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा आज पेन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है ना, आई गेट सम लिटिल टाइम बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई थीसिस, आई एम डूइंग माई PhD, तो थोड़ा सा कम ही समय निकाल पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।